हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेयर आईएएस। जैसा कि हम पीछे भारतीय इतिहास से जुड़े मौर्योत्तर काल घटनाक्रम के प्रश्नों को लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उन पर वीडियो मैं आपको बना कर दे रहा हूं। इस बार हम पेज नंबर 8 तक कर चुके थे। प्रश्न नंबर हमारा लास्ट था 31। आज हम पेज नंबर 9 का 32वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। नंबर 2, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। नंबर 3, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। कूट हमारे सामने दे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। इसमें हमें हमारा आंसर पता करना है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। 2 और 3 कथन सही हैं। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। चलिए अब इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक व्याख्या कर ली जाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कबीले के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला थीं, जो लिच्छवी के मुख्य प्रधान चेतक की बहन थीं। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इनकी माता का निधन इनके जन्म के कुछ समय उपरांत ही हो गया था, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नंबर 2, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राज सिंहासन को हत्या लिया। नंबर 3, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। कथन हमारे सामने फिर से आ चुके हैं ए, बी, सी और डी। इसमें हमारा कथन हो जाएगा डी, ये सभी कथन सही हैं। चलिए इनके ऊपर व्याख्या कर लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। पुष्यमित्र मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने करीब 112 वर्ष 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुनः अंतिम शुंगवंशी वैष्णी शासक देवभूति की हत्या कर उसके अमात्य कण्ववंशी वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के 4 शासकों ने करीब 43 वर्ष तक 73 से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुनः आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में अंतिम कण्ववंशी शासक सुशर्मा की हत्या करके की। इसने गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठान को अपनी राजधानी बनाया। इसका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व के बीच था। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं आप। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकंटिकम का विषय क्या था? ए, धनी व्यापार और एक गणिका की
पुत्री की प्रेम गाथा, बी चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, सी चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, डी गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। चलिए व्याख्या कर लेते हैं हम इस पर थोड़ी। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकंटिकम नाटक का मुख्य विषय एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। इसका नायक चारुदत्त नामक ब्राह्मण छात्र वह व्यापारी का कार्य करते हुए वर्णित है। मृच्छकंटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना गाड़ी प्रेम प्रणयसिक्त व्याख्यान है जिसमें चारुदत्त एवं गाड़िका पुत्री वसंत सेना के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। चलिए अब प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं अपने अगले 35वें की ओर। अब हम करते हैं अपना प्रश्न नंबर 35। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। चलिए अब इस पर हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा रहा जिसे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। अकाल के खत्म होने पर जब भद्रबाहु मगध लौटे तो उन्हें दिगंबर कहा गया। स्थलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला कहा गया। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थकों की पूजा आरंभ कर दी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक कंटेम्परेरी नहीं था? ए, बिंबिसार, बी, गौतम बुद्ध, सी, मिलिंद, डी, प्रसेनजीत। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, मिलिंद। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जो 540 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। प्रसेनजीत महाजनपद काल में कौशल का शासक था, जबकि मिलिंद इंडो ग्रीक शासक था। अतः बिंबिसार का गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत समकालीन थे, जबकि मिलिंद का बाद में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु एवं कौशल नरेश प्रसेनजीत को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37 है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? ए, सिंधु तथा झेलम, बी, झेलम तथा चिनाव, सी, चिनाव तथा रावी, डी, रावी तथा ब्यास। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिंधु तथा झेलम के बीच तक्षशिला नगर स्थित था। व्याख्या कर लेते हैं।
प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला वर्तमान में इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित थी। यह हिंदूरस राज्य की राजधानी थी। यह एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना छठवीं अथवा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। जिस पहाड़ी पर तक्षशिला के पहले कस्बे की स्थापना की गई वह सिंधु नदी के क्षेत्र में ताम्रा नाला के समीप स्थित है। आम्भी राजा जिसने अलेक्जेंडर महान के साथ संधि कर ली थी, उसकी राजधानी तक्षशिला ही थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न 38 की ओर। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही कालानुक्रम दर्शाया गया है? ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, या शक यूनानी कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए यूनानी शक तथा कुषाण। इसकी व्याख्या पीडीएफ में आई नहीं है, चलिए मैं आपको वैसे ही पढ़ा देता हूँ। भारत पर आक्रामकों के संबंध में सही कालानुक्रम यूनान शक एवं कुषाण वंश है। यूनानी सम्राट डेरियस ने 1513 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। पुनः यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद शक शीथियन ने पहली बार 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद कुषाणों ने 1ली शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए थे। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही IAS प्री एग्ज़ाम में आने वाले सवालों को मैं लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।